चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम सफलता और संपत्ति बनाने के एक बहुत ही क्लासिक, लगभग एक सदी पुराने दर्शन को डिकोड करने जा रहे हैं। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। अब थिंक एंड ग्रो रिच की मूल बातें सुनने में थोड़ी जटिल या किताबी लग सकती हैं, है ना? लेकिन सच कहूं तो इन भारी भरकम विचारों को एक बहुत ही सरल और रोजमर्रा के कंसेप्ट से समझा जा सकता है, और वो है खेती। जी हां, खेती। देखिए, जिस तरह एक छोटे से बीज को सही मिट्टी और माहौल में बोने से पूरी की पूरी फसल लहला उठती है, बिल्कुल उसी तरह दिमाग में बोए गए सही विचारों से सफलता की फसल काटी जा सकती है। आज हम इस पूरे सफर को इन 6 आसान हिस्सों में समझेंगे। सफलता का बीज बोने से लेकर मन की तैयारी, विचार से योजना तक का सफर, मास्टरमाइंड की शक्ति, निरंतर प्रयास और अंत में इन सब का असल जिंदगी में उपयोग। यहां स्क्रीन पर दिख रहा ये विचार बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी यूं ही गलती से या किस्मत से अमीर नहीं बन जाता। धन और संपत्ति अचानक सड़क पर पड़ी हुई नहीं मिलती, बल्कि इसे सोच समझकर बोना पड़ता है। आज दुनिया में जो भी बड़े साम्राज्य हैं, वो महज एक विचार के छोटे से बीज से ही शुरू हुए थे। यानी सफलता किसी भागी का खेल नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर की गई शुरुआत है। तो चलिए पहले चरण से शुरुआत करते हैं, सफलता का बीज। खेती के इस उदाहरण में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह समझना है कि कोई भी महान उपलब्धि सिर्फ एक स्पष्ट विचार और एक तीव्र इच्छा के साथ शुरू होती है। बिना बीज के कोई फसल नहीं उग सकती, राइट? धन का संचय वास्तव में मन की एक विशेष अवस्था से शुरू होता है। तो सबसे अहम बात यह है कि एक निश्चित उद्देश्य या डेफिनेट पर्पस का होना बेहद जरूरी है। सिर्फ ये सोचना कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए काफी नहीं है। स्रोत सामग्री के अनुसार सफलता उन लोगों से दूर भागती है जिनकी सोच अस्पष्ट होती है, और ये उनका अनुसरण करती है जिनके लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं। लेकिन अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर हर इंसान के भीतर सफलता पाने की इच्छा है, तो फिर इतने सारे लोग अपने अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल क्यों हो जाते हैं? इच्छा होने के बावजूद मंजिल क्यों नहीं मिलती? 25,000 ऐसे व्यक्तियों के एक विस्तृत अध्ययन से इस सवाल का जवाब मिलता है, जिन्होंने असफलता का सामना किया था। जरा सोचिए, 25,000 लोग। इस अध्ययन ने असफलता के मुख्य कारणों की पहचान की। इनमें सबसे ऊपर है निर्णय लेने में कमी, उसके बाद डर और अंधविश्वास, गलत लोगों की संगति, बिना किसी उद्देश्य के यूं ही जीवन बिताना और जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतना। खेती के नजरिए से देखा जाए तो ये वो जंगली घास और खरपतवार हैं जो सफलता के छोटे से पौधे को पनपने से पहले ही पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। अब आते हैं दूसरे चरण पर, मन की तैयारी। देखिए, बीज का चुनाव तो हो गया, लेकिन अगर मिट्टी ही बंजर है तो बीज कैसे पनपेगा? ठीक उसी तरह अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की जमीन को विश्वास और भरोसे के साथ तैयार करना होता है। यही काम आता है आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन। ये कोई जादू टोना नहीं है। सरल शब्दों में ये अवचेतन मन को बार बार सकारात्मक विचार और अपना मुख्य लक्ष्य याद दिलाने की एक रोजमर्रा की आदत है। जब एक ही लक्ष्य को बार बार देखा और दोहराया जाता है, तो मन उसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लेता है। यहाँ 2 अलग अलग मानसिकताओं के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है बोने का नियम यानी लॉ ऑफ प्लांटिंग, जिसमें इंसान पूरे विश्वास के साथ एक स्पष्ट उद्देश्य तय करता है और तुरंत एक्शन लेता है। दूसरी तरफ है इच्छा करने की आदत या हैबिट ऑफ विशिंग, जहां इंसान सिर्फ सही समय या परफेक्ट परिस्थितियों के इंतजार में उलझन का शिकार रहता है। सफल मानसिकता वाले लोग परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते, वे बस अपना बीज बो देते हैं। सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का मतलब है अपने काम में विश्वास रखना और हमेशा एक आशावादी नजरिया बनाए रखना। हालांकि यहां स्रोत सामग्री एक बहुत ही यथार्थवादी और जमीनी बात भी सामने लाती है। शोध बताते हैं कि यद्यपि एक सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन शैली, फोकस और तनाव से निपटने की क्षमता में जबरदस्त सुधार लाता है, लेकिन यह सीधे तौर पर किसी शारीरिक बीमारी का मेडिकल इलाज नहीं है। यह मानसिकता चुनौतियों से लड़ने की ताकत जरूर देती है, लेकिन इसे कोई मेडिकल चमत्कार नहीं समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर, विचार से योजना तक। यह अवस्था उस बोई गई फसल की देखभाल करने जैसी है। इस स्तर पर केवल विचारों और विश्वास से काम नहीं चलने वाला। अब उन अमूर्त विचारों को एक ठोस और व्यवहारिक योजना में बदलने का समय आ गया है। इसके लिए 6 बेहद व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। पहला, जो धन चाहिए उसकी एकदम सटीक मात्रा तय करना। दूसरा, ये तय करना कि उस धन के बदले में क्या मूल्य या सेवा दी जाएगी, क्योंकि मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता। तीसरा, एक निश्चित तारीख निर्धारित करना।
चौथा, तुरंत एक योजना बनाना और उस पर अमल शुरू करना। पांचवा, इन सभी बातों को एक जगह स्पष्ट रूप से लिख लेना। और छठा, उस लिखे हुए संकल्प को दिन में 2 बार पढ़ना। ये 6 कदम किसी भी इच्छा को असल जिंदगी की सफलता में बदलने का एक पूरा मास्टर प्लान है। हमारा चौथा चरण है मास्टरमाइंड की शक्ति। जिस तरह एक पौधे को सूरज की रोशनी, पानी और सही माहौल की जरूरत होती है, वैसे ही एक विचार को बढ़ने के लिए एक सपोर्टिव इकोसिस्टम यानी मास्टरमाइंड की जरूरत होती है। इसका सीधा सा अर्थ है 2 या 2 से अधिक मस्तिष्कों का एक साझा निश्चित उद्देश्य के लिए पूरी तरह से तालमेल में एक साथ काम करना। जब समान विचारधारा वाले लोग एक साथ आते हैं तो ज्ञान, संसाधन और ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। जो चीज एक अकेला इंसान कभी हासिल नहीं कर सकता, वो एक सही समूह के साथ आसानी से पाई जा सकती है। और ये गठबंधन कैसे बनाया जाता है, इसके लिए मास्टरमाइंड प्लानिंग गाइड का उपयोग किया जा सकता है। इसके अनुसार व्यवहारिक रूप से 5 से 6 ऐसे लोगों का एक समूह बनाना चाहिए जो सफलता के उस स्तर पर हैं जहां पहुंचने का लक्ष्य है या उससे भी ऊपर है। सही लोगों को चुनना और उन्हें अपने साथ जोड़ना विकास की गति को बहुत तेज कर देता है। 5वां चरण, निरंतर प्रयास, डटे रहना। सफलता की पूरी प्रक्रिया का ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है, कभी हार ना मानना। खेती में भी आंधी और तूफान आते हैं, ठीक वैसे ही सफलता की राह में असफलताएं तो आनी ही हैं। आइए इसे फैनी हर्स्ट की अविश्वसनीय कहानी से समझते हैं। न्यूयॉर्क में एक सफल लेखिका बनने का उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक ही पब्लिशर से उन्हें 36 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। जरा सोचिए, ज्यादातर लोग इतने रिजेक्शन के बाद टूटकर बिखर जाते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 4 साल तक लगातार लिखते रहने और दृढ़ विश्वास बनाए रखने के बाद अंततः उन्हें भारी सफलता मिली और उनकी किताब पर एक बड़ी हॉलीवुड फिल्म की डील भी हुई। ये निरंतर प्रयास का एक जीता जागता और शानदार उदाहरण है। और फैनी हर्स्ट कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। थॉमस एडिसन, जिनकी औपचारिक स्कूली शिक्षा सिर्फ 3 महीने की थी। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने 6ठी कक्षा से भी कम शिक्षा के बावजूद एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। और डब्ल्यू.सी. फील्ड्स और मेरी ड्रेसलर, जिन्होंने घोर आर्थिक तंगी के बाद शानदार वापसी की। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन लोगों ने महज किस्मत या किसी बड़ी डिग्री का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और ज्ञान के दम पर अपना रास्ता खुद बनाया। और अंत में 6ठा चरण, असल जिंदगी में उपयोग। बीज बोने से लेकर फसल काटने तक के इन सभी सिद्धांतों को समझने के बाद सबसे बड़ा रहस्य जो सामने आता है वो ये है कि सफलता एक रोज की आदत है। ये कोई किस्मत का खेल या रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। इन सभी सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या में ढालना होता है, जैसे अपने लिखे हुए उद्देश्य को हर सुबह और रात जोर से पढ़ना। यही वो आदत है जो मन के भीतर पनप रहे शंकाओं के खरपतवारों को हटाती है और सफलता के बीज को सही मायने में पोषित करती है। तो अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। आज इसी वक्त मन की जमीन पर कौन सा बीज बोया जा रहा है? क्या वो समृद्धि और स्पष्ट योजना का बीज है, या फिर अनजाने में संदेह और डर को पनपने दिया जा रहा है? क्योंकि अंततः बात वही आ जाती है, जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। इन बेहतरीन विचारों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारना है, ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत चुनाव है। सोचिए, एक आम सा कागज का टुकड़ा है, मतलब जिस पर बस कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। ना वो कोई पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज है, ना ही उस पर किसी देश के कानून की मोहर है। हाँ, बिल्कुल एक साधारण सा पन्ना। सही। फिर भी क्या उस एक आम से कागज की कीमत $55,000 यानी लगभग 45 लाख रुपए हो सकती है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये सच है। और आज की इस गहन चर्चा में हम ऐसे ही एक सीक्रेट कागज को डिकोड करने वाले हैं। सही कहा आपने। और इस चर्चा का विषय सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। असल में हम उस साइकोलॉजी, मतलब उस मनोविज्ञान की गहराई में उतरने वाले हैं जो किसी भी आम विचार को एक ठोस हकीकत में बदल देता है। बिल्कुल। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि वेल्थ क्रिएशन या पैसा बनाना सिर्फ नंबर्स और कैलकुलेटर का खेल है। कम खर्च करो, ज्यादा कमाओ। हाँ, लेकिन अगर ये सिर्फ गणित होता तो हिसाब में माहिर हर इंसान आज सफलता के शिखर पर होता है ना? वही तो। असल दुनिया में सफलता का कैलकुलेटर थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। आज हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स और स्टडी मटेरियल हैं, वो इस बात का खुलासा करते हैं कि सफलता असल में दिमाग के किस हिस्से से शुरू होती है। और इसके लिए हमारे पास काफी ठोस स्रोत है। हाँ, जैसे कि नेपोलियन हिल की मशहूर किताब
थिंक एंड ग्रो रिच के मूल सिद्धांत, खासतौर पर उनका डेफिनेट चीफ एम और मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट। साथ ही हमारे पास 1969 का ब्रूस ली का लिखा हुआ वो $55,000 वाला निजी पत्र है। और इसके अलावा टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी का एक आधुनिक मनोवैज्ञानिक शोध भी है। ये शोध इन पुराने सिद्धांतों को मॉडर्न साइंस की कसौटी पर परखता है। तो हमारा मिशन आज बहुत स्पष्ट है। मतलब हम इन सिद्धांतों को किसी खोखले मोटिवेशनल स्पीच की तरह नहीं छोड़ेंगे, राइट? बिल्कुल नहीं। हम इनके प्रैक्टिकल मैकेनिक्स को समझेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे स्पष्टता, सकारात्मक भावनाएं और सही रोगों का नेटवर्क किसी की भी जिंदगी को प्रैक्टिकली बदल सकता है, और वो भी बिना लोगों को ओवर इन्फॉर्मेशन दिए। तो शुरुआत करते हैं उस एक विचार से जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। नेपोलियन हिल लिखते हैं कि बिना योजना के कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक चाहत है, एक विश है। हाँ, एक खोखली विश। मैंने उनका डेफिनेट चीफ एम का 6 स्टेप वाला फॉर्मूला ध्यान से पढ़ा। मुझे लगता था कि गोल सेटिंग का मतलब बस ये लिखना है कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए या मुझे अगले साल तक बहुत पैसे कमाने हैं। और यही ज्यादातर लोग पहली गलती करते हैं। देखिए, बहुत सारा पैसा दिमाग के लिए कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन धुंधले इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो हिल का पहला स्टेप कहता है कि बिल्कुल सटीक तय करें कि क्या चाहिए। अगर पैसा चाहिए तो एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए। सही कहा, लेकिन जो दूसरा स्टेप हिल्स ने बताया है वो और भी ज्यादा प्रोफाउंड है। इसे एक्सचेंज प्रिंसिपल कहते हैं। इसका मतलब है कि उस सटीक लक्ष्य के बदले में दुनिया को वापस क्या दिया जाएगा, ये तय करना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट सच में सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग था। अक्सर जब लोग गोल सेट करते हैं तो उनका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि उन्हें क्या मिलेगा। ये एक तरह का वन वे स्ट्रीट माइंडसेट है। बिल्कुल, और एक्सचेंज प्रिंसिपल उस फोकस को शिफ्ट कर देता है। ये लक्ष्य को स्वार्थ से निकालकर एक प्रैक्टिकल रियलिटी में बदल देता है। दुनिया आपको कुछ तभी देगी जब आप उसके बदले में कुछ वैल्यूएबल ऑफर करेंगे। इसके पीछे का मनोविज्ञान कैसा काम करता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत गहरी है। जब कोई इंसान ये तय करता है कि वो बदले में क्या देगा, तो एक साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन पैदा होती है। दिमाग फ्री में सब कुछ चाहता है। हाँ, बिना मेहनत के सब मिल जाए। वही। लेकिन जब हम उससे बताते हैं कि मुझे $1 मिलियन चाहिए और इसके बदले में मैं दिन में 12 घंटे इस स्पेसिफिक स्किल पर काम करूंगा, तो दिमाग उस गोल को एक हवाई सपने की जगह एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखने लगता है। वाह, ये तो एक जीपीएस सिस्टम जैसा लगता है। अगर मैं अपनी गाड़ी की जीपीएस से कहूं कि मुझे कहीं अच्छी जगह ले चलो जहां मुझे मजा आए, तो वो सिस्टम मुझे कहीं नहीं ले जाएगा। वो स्क्रीन बस ब्लिंक करती रहेगी। सही बात है। जब तक मनुष्य सटीक पता, एक एग्जैक्ट डेस्टिनेशन और वहां तक पहुंचने का रूट नहीं देता, यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। उसके बाद हिल तीसरे और चौथे स्टेप में कहते हैं कि एक एग्जैक्ट डेट तय करनी होगी और एक स्पष्ट योजना बनाकर तुरंत काम शुरू करना होगा। हाँ, और ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा है तुरंत काम शुरू करना, चाहे इंसान पूरी तरह से तैयार हो या नहीं। ये हिस्सा सबसे ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। पर इन सबको एक साथ बांधने के लिए आखिरी 2 स्टेप क्या है? 5वां स्टेप है इन सभी बातों को क्या चाहिए, कब तक चाहिए, बदले में क्या देंगे और प्लान क्या है, एक छोटे से पैराग्राफ में लिखना। और 6वां स्टेप जो असल जादू करता है वो है उसे रोजाना 2 बार पूरे विश्वास के साथ जोर से पढ़ना। जोर से पढ़ना? हाँ, हिल इस पूरी प्रोसेस को बर्निंग डिजायर या तीव्र इच्छा पैदा करने का तरीका मानते हैं। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या किसी चीज को बार बार पढ़ने से सच में कोई बर्निंग डिजायर पैदा होती है? मैंने से बहुत से लोगों को देखा है जो सालों से एक ही सपना देख रहे हैं, पर उनमें वो आग नजर नहीं आती। सही पॉइंट है, लेकिन इसमें एक कैच है। ये सिर्फ मैकेनिकल तरीके से पढ़ना नहीं है, ये अपने दिमाग को दोबारा वायर करने की प्रोसेस है। अच्छा, वो कैसे? न्यूरोसाइंस में इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, पर हमें सिर्फ वही दिखाता है जो हमारे लिए जरूरी है। तो जब कोई अपना सटीक लक्ष्य रोज पढ़ता है, हाँ, और उस एक्सचेंज प्रिंसिपल पर फोकस करता है, तो वो अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि अब से मुझे दुनिया में सिर्फ वही मौके, वही लोग और वही रास्ते दिखाओ जो इस लक्ष्य से जुड़े हैं। इससे सुनकर समझ आता है कि ये कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। थियरी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर क्या ये फॉर्मूला असल दुनिया में काम करता है? बिल्कुल करता है। यहां मैं उस $55,000 के कागज वाले दस्तावेज का जिक्र करना चाहूंगा।
ये ब्रूस ली की केस स्टडी है और जब मैंने इस मटेरियल को पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये केस स्टडी इस पूरे डीप डाइव का सबसे रोचक हिस्सा है। देखिए, जनवरी 1969 का समय था। ब्रूस ली हॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें सिर्फ साइड रोल्स मिल रहे थे। उनका करियर उस दिशा में नहीं जा रहा था जहां वो चाहते थे। सही कहा। तब उन्होंने एक लेटर लिखा। इस पत्र के ऊपर लाल रंग से लिखा था सीक्रेट। ये किसी और को भेजा गया लेटर नहीं था। तो ये क्या था? ये उनका खुद का डेफिनेट चीफ एम था। उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं हॉलीवुड में फेमस होना चाहता हूं। हाँ, उन्होंने बहुत स्पेसिफिक होके लिखा था। उन्होंने लिखा था, मैं ब्रूस ली अमेरिका में सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाला पहला ओरिएंटल सुपरस्टार बनूंगा। हाईएस्ट पेड और पहला ओरिएंटल सुपरस्टार। उसके तुरंत बाद उन्होंने अपना एक्सचेंज प्रिंसिपल लिखा। बिल्कुल। उन्होंने लिखा कि इसके बदले में मैं एक अभिनेता के रूप में बेहतरीन गुणवत्ता और सबसे रोमांचक प्रदर्शन दूंगा। उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट भी थी। उन्होंने लिखा कि 1970 से मुझे विश्व प्रसिद्धि मिलेगी और 1980 के अंत तक मेरे पास $10 मिलियन होंगे। इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते वक्त जो चीज सबसे ज्यादा हिट करती है वो है इसकी क्लैरिटी। और इसका नतीजा हम सब जानते हैं। 1973 आते आते एंटर द ड्रैगन रिलीज हुई और ब्रूस ली को पूरी दुनिया में ऐसी शोहरत मिली जो शायद ही उस वक्त किसी और एशियन एक्टर को मिली हो। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है। 1993 में ब्रूस ली के हाथ से लिखा हुआ ये एक पन्ना नीलामी में $29,000 में बिका और बाद में प्लैनेट हॉलीवुड ने इसे $55,000 में खरीदा। असल में सोचने वाली बात यह है कि लोग उस कागज के टुकड़े के लिए इतने पैसे क्यों दे रहे थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ऐतिहासिक था या उसमें ब्रूस ली के सिग्नेचर थे। सही पकड़ा आपने। वो पन्ना दरअसल इस बात का फिजिकल प्रूफ था, एक ठोस प्रमाण था कि एक सटीक लक्ष्य और तीव्र इच्छा दिमाग में क्या चमत्कार कर सकती है। वो लॉ ऑफ सक्सेस का जिंदा सबूत था। यहां मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। मैं मान लेता हूं कि ब्रूस ली ने ये लेटर लिखा और वो सुपरस्टार बन गए, पर ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। आपका मतलब है इत्तेफाक? हाँ, मेरा मतलब है दुनिया में ऐसे लाखों लोग होंगे जो रोज अपने लक्ष्य लिखते होंगे, पर क्या वो सभी $10 मिलियन कमा लेते हैं? ये एक बेहद जरूरी सवाल है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला जादू है, जहां आप सोफा पर बैठकर सोचिए और यूनिवर्स आपको पैसे दे देगा, या फिर इसके पीछे कोई ठोस हार्ड डेटा या भावनाओं का कोई विज्ञान है? देखिए, यही पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अगर हम सिर्फ लक्ष्य लिखने को ही जादू मान लेंगे तो हम रियलिटी से कट जाएंगे। तो रियलिटी क्या है? यहीं पर हमारा अगला स्रोत, जो कि एक साइंटिफिक रिसर्च है, पूरी तस्वीर बदल देता है। टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता सारा असेबेडो ने एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक शोध किया। इसके नतीजे पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस जर्नल में छपे थे। मैंने स्टडी के फिगर्स देखे। उन्होंने लगभग 10,000 से अधिक लोगों पर बारीकियों से अध्ययन किया था। हाँ, 10,000 लोग। मतलब ये कोई छोटी मोटी सर्वे नहीं थी, बल्कि एक मैसिव डेटा सेट था। और इस स्टडी ने सफलता और पैसे को लेकर दुनिया की सबसे आम धारणा को पूरी तरह उलट दिया। बिल्कुल। आम तौर पर हम सब यही मानते हैं कि जब पैसा आएगा तब खुशी मिलेगी, जब लक्ष्य पूरा होगा तब हमारे अंदर सकारात्मक भावनाएं आएंगी। हम सोचते हैं कि एक बार लाइफ सेटल हो जाए फिर हम उसको एंजॉय करेंगे। हाँ, लोग वेल्थ को कॉज और हैप्पीनेस को इफेक्ट मानते हैं। लेकिन इस आंकड़े ने साबित किया कि उत्साह, दृढ़ संकल्प और प्रेरणा जैसी सकारात्मक भावनाएं असल में वेल्थ क्रिएशन का कारण बनती हैं। यानी वो पहले आती हैं। एकदम सही। इस अध्ययन के अनुसार एक सकारात्मक और उत्साही मानसिकता का होना बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद करता है। थोड़ा और गहराई में चलते हैं इसके। ऐसा क्यों होता है? इसका मैकेनिज्म क्या है? एक पॉजिटिव माइंड पैसे कैसे बना सकता है? इसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के नजरिए से समझिए। जब कोई इंसान फाइनेंशियल स्ट्रेस में होता है या डेस्परेट होता है तो उसका विजन बहुत छोटा हो जाता है। वो शॉर्ट टर्म या पैनिक ड्रिवन डिसीजंस लेता है। हाँ, शायद वो हाई इंटरेस्ट पर लोन ले लेगा या डेस्परेट होकर अपनी सर्विस या प्रोडक्ट बहुत सस्ते में बेच देगा, क्योंकि उसे अगले दिन का गुजारा करना है। और डेस्परेशन में इंसान रिस्क लेने से भी डरता है या फिर गलत जगह गैम्बल कर बैठता है। सही बात है। इसके उलट जिस इंसान के अंदर हिल वाली बर्निंग डिजायर है और जो इमोशनली पॉजिटिव और स्टेबल स्टेट में है, उसका टाइम होराइजन लंबा होता है। वो दूर की सोच पाता है। वो पैनिक में पैसे खर्च नहीं करता होगा। बिल्कुल। इमोशनल स्पेंडिंग, जैसे दुख भुलाने के लिए महंगी चीजें खरीदना, वो नहीं करता।
वो नेगोशिएशंस में बेहतर होता है क्योंकि उसे खुद पर और अपने एक्सचेंज प्रिंसिपल पर पूरा विश्वास होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेपोलियन हिल ने जिस उत्साह और बर्निंग डिजायर की बात की थी, वो दिमाग को मैनिपुलेट करने का कोई सस्ता ट्रिक नहीं था। नहीं, वो दरअसल एक प्रमाणित मनोवैज्ञानिक उपकरण है। जब इंसान अपने लक्ष्य को स्पष्ट करता है और उसके बारे में डीप पॉजिटिव इमोशन महसूस करता है, तो वो दिमाग को उन आदतों को अपनाने पर मजबूर करता है जो उसे अमीर बनाएंगी। ये जादू नहीं है, ये ठोस न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी है। यही वजह है कि सोफा पर बैठकर सोचने से कुछ नहीं होता। जब आप अपने लक्ष्य के लिए पॉजिटिव रहते हैं, तो आपका दिमाग नेचुरली उन रास्तों को ढूंढने लगता है जहां से एक्शन लिया जा सके। ठीक है, अब तक की बातों को थोड़ा समेटते हैं। हमारे पास एक सटीक लक्ष्य है, एक डेफिनेट चीफ एम। हमने ये तय कर लिया है कि हम बदले में क्या देंगे। और हमारी मानसिकता पॉजिटिव है और हमारा दिमाग उसे पाने के लिए प्रोग्राम हो चुका है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि दुनिया में कोई भी बड़ा काम अकेला इंसान नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे शानदार विजन भी अकेले दम पर पूरा नहीं होता। क्योंकि हमारे पास समय और क्षमता दोनों लिमिटेड है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे इस डीप डाइव के सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट की, मास्टरमाइंड अलायंस। नेपोलियन हिल के मूल सिद्धांतों में से ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे मॉडर्न दुनिया सबसे ज्यादा गलत समझती है। कैसे? आजकल लोग किसी भी नेटवर्किंग इवेंट या व्हाट्सएप ग्रुप को मास्टरमाइंड कह देते हैं, लेकिन हिल की परिभाषा बिल्कुल अलग थी। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था, 2 या 2 से अधिक लोगों का एक निश्चित उद्देश्य के लिए पूर्ण सामंजस्य यानी परफेक्ट हार्मनी के साथ अपने ज्ञान और प्रयासों का समन्वय करना। यहाँ मैथमेटिक्स का एक और रूल टूट जाता है। मास्टरमाइंड में 1 और 1 2 नहीं होते। वो शायद 11 हो जाते हैं या उससे भी ज्यादा। हिल का मानना था कि जब 2 दिमाग एक ही उद्देश्य के लिए पूरी हार्मनी में एक साथ मिलते हैं, तो उनकी ऊर्जा मिलकर एक तीसरा अदृश्य और कहीं अधिक शक्तिशाली दिमाग पैदा करती है। इसे ऐसे समझिए कि इस समूह में ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जिनके पास वो अनुभव और कौशल हों जो आपके पास बिल्कुल नहीं है। सही कहा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्रोतों में एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल केस स्टडी दिया गया है। कैलिफोर्निया की एक स्किन केयर कंपनी का एग्जाम्पल। हाँ, इसमें एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्किन केयर ब्रांड की मालकन और एक इंडिपेंडेंट ब्यूटी एजुकेटर ने मिलकर एक मास्टरमाइंड बनाया। दोनों के पास अपने अलग-अलग पजल्स के पीसेस थे। इस एग्जाम्पल की डिटेल्स बहुत इल्यूमिनेटिंग है। जो स्किन केयर ब्रांड की मालकिन थी, उसके पास प्रोडक्ट था, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लेकिन मार्केट में उस लेवल का ट्रस्ट और अथॉरिटी नहीं थी। और दूसरी तरफ जो ब्यूटी एजुकेटर थी, उसके पास स्किन केयर इंडस्ट्री का बहुत गहरा ज्ञान था, लोगों को ट्रेन करने की क्षमता थी और कम्युनिटी का ट्रस्ट था। पर उसके पास बेचने के लिए अपना कोई बड़ा प्रोडक्ट नहीं था। दोनों अकेले अपने अपने दायरे में फंसे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने एक मास्टरमाइंड अलायंस बनाया और एक दूसरे की ताकत का इस्तेमाल किया, तो नतीजा हैरान करने वाला था। उन्होंने मिलकर सिर्फ 1 महीने के भीतर $1 मिलियन की बिक्री की। $1 मिलियन? ये एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे दोनों में से कोई भी अकेले अपने दम पर कभी हासिल नहीं कर सकता था। इस पूरे मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट को मैं एक बैटरी की एनालॉजी से देख रहा था। इसे एक सर्किट की तरह सोचिए। कैसी बैटरी? एक अकेली बैटरी कितनी ताकत दे सकती है? वो शायद सिर्फ एक छोटी फ्लैशलाइट जला सकती है, जो सिर्फ कुछ दूर तक का रास्ता दिखाएगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब हम कई बैटरियों को एक सही क्रम में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में जोड़ देते हैं, तो उनकी मिलीजुली ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो एक पूरे भारी इंजन को स्टार्ट कर सकती हैं। मास्टरमाइंड बिल्कुल ऐसा ही एक शक्तिशाली पावर ग्रिड है। ये बैटरी वाली एनालॉजी पॉइंट पर है, और मैं इसमें एक और पहलू जोड़ना चाहूंगी। अगर आप उस सर्किट में एक भी बैटरी को उल्टा लगा दें, यानी उसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दें, तो क्या होगा? पूरा सर्किट फेल हो जाएगा। या फिर आग लग जाएगी। मास्टरमाइंड में यही डिस्ट्रक्टिव काम अहंकार यानी ईगो करता है। वाह, ये बहुत गहरा पॉइंट है। एक गलत इंटेंशन पूरे अलायंस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए हिल ने अपनी परिभाषा में पूर्ण सामंजस्य या परफेक्ट हार्मनी पर इतना जोर दिया। अगर ग्रुप के लोगों के बीच थोड़ा सा भी टकराव या स्वार्थ आ जाए, तो वो तीसरा अदृश्य दिमाग तुरंत टूट जाता है। जैसे ये भावना कि मेरा हिस्सा ज्यादा बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए मास्टरमाइंड के कुछ कड़े नियम होते हैं। जैसे कि कौन से नियम? सबसे पहला नियम है नियमित बैठकें।
हिलसुला देते हैं कि ऐसे ग्रुप को हफ्ते में कम से कम 2 बार मिलना ही चाहिए ताकि फोकस बना रहे। और दूसरा नियम? दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है आपसी लाभ या फेयर कॉम्पनसेशन। हर सदस्य को यह शीशे की तरह साफ पता होना चाहिए कि इस अलायंस से उसे क्या फायदा मिल रहा है। ये फायदा पैसा हो सकता है, ज्ञान हो सकता है या नए कॉन्टैक्ट्स। बिना म्यूचुअल बेनिफिट के कोई भी अलायंस लंबा नहीं टिकता। तो हमने यहाँ इस पूरे ब्लूप्रिंट को 3 बड़े हिस्सों में डिकोड कर लिया। पहला, एक निश्चित लक्ष्य को लिखना और उसमें एक्सचेंज प्रिंसिपल को जोड़ना। जैसा ब्रूस ली ने किया था। दूसरा, उस लक्ष्य के पीछे पॉजिटिव इमोशंस को चैनल करना ताकि दिमाग पैनिक की जगह बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके। और तीसरा, अपनी अकेली ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए एक सटीक मास्टरमाइंड बनाना जिसमें परफेक्ट हार्मनी हो। लेकिन इस सब में एक चूक हो सकती है। वो क्या? ये सारी बातें अभी सुनने में बहुत मोटिवेशनल लग रही हैं, पर लाइफ रोजाना के छोटे छोटे कामों से चलती है। इन सभी भारी भरकम बातों को कोई आम इंसान अपनी रोज की दिनचर्या में कैसे पिरोए? और यहीं पर वापस आती है वो दैनिक आदत जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। अब चेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करना एक दिन का काम नहीं है। तो प्रैक्टिकल आदत क्या होनी चाहिए? जैसा कि हिल कहते हैं, अपने निश्चित मुख्य लक्ष्य के उस छोटे से पैराग्राफ को दिन में 2 बार जोर से पढ़ना सबसे बड़ी प्रैक्टिकल आदत है। और इसके लिए सुबह और रात का वक्त ही क्यों चुना गया? दिन में दोपहर के 2 बजे क्यों नहीं? क्योंकि हमारे दिमाग की स्टेट्स होती हैं। सुबह उठने के ठीक बाद और रात को सोने से ठीक पहले हमारा दिमाग हिप्नोगॉजिक स्टेट के आसपास होता है। हिप्नोगॉजिक स्टेट? हाँ, ये वो वक्त है जब हमारा कॉन्शियस माइंड, जो हमेशा तर्क वितर्क करता है, थोड़ा शांत होता है और हमारा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह खुला होता है नई इन्फॉर्मेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए। सही पकड़ा। जब कोई इंसान उस वक्त उस पैराग्राफ को पूरे इमोशन और विश्वास के साथ पढ़ता है, जैसे कि वो सफलता अभी मिल रही है, तो वो प्रैक्टिकली अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर दोबारा लिख रहा होता है। ये सच में एक पावरफुल विजुअलाइजेशन है। एक तरह से हम अपने दिमाग के आर्किटेक्ट बन रहे हैं। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये क्लियर हो जाता है कि सक्सेस कोई लॉटरी या एक्सीडेंट नहीं है। ये इंटेंशन, साइकोलॉजी और राइट अलायंसेस का एक बहुत ही केयरफुल कॉम्बिनेशन है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार, एक डीप थॉट यहाँ छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज हमने देखा कि कैसे सुबह और रात अपने लिखे हुए लक्ष्यों को पढ़ने से दिमाग सफलता के लिए प्रोग्राम होता है। पर जरा इस वक्त हमारी आम जिंदगी की तरफ देखिए। रात को सोने से ठीक पहले और सुबह आंख खुलते ही ज्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं? वो अपने स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं। वही डूम स्क्रॉलिंग। हम रात को सोने से ठीक पहले, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा खुला होता है, तब हम वहां दूसरों की दिखावे वाली जिंदगी, दुनिया भर का डर और रैंडम नॉइज डाल रहे हैं। हम अपने दिमाग को अपने डेफिनेट चीफ एम के बजाय एंग्जाइटी और डिस्ट्रैक्शन के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर ब्रूस ली ने उस वक्त डिस्ट्रैक्शन चुना होता, तो शायद आज वो $55,000 का लेटर कभी लिखा ही ना गया होता। ये सोचने वाली बात है कि क्या हम अपने आप को स्मार्टफोन्स और डिस्ट्रैक्शन में इसलिए व्यस्त रख रहे हैं क्योंकि हम असल में उन लिखे हुए लक्ष्यों की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं? क्या हम सफल होने की अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं? ये एक सच में अनसेटलिंग पर बेहद जरूरी सवाल है। डिस्ट्रैक्शन एक आसान रास्ता है और एक क्लियर लक्ष्य तय करना जिंदगी का सबसे मुश्किल काम। और यही चुनाव हर इंसान को खुद करना है। इस गहरे विश्लेषण में बने रहने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इस चर्चा ने साइकोलॉजी, सक्सेस और दिमाग के इस खेल को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। सोचते रहिए और अपने लक्ष्य तय करते रहिए।